सर, आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। शिशु था तभी से, मैं बाल भी नहीं शिशु, तब से मैं संघ से जुड़ा। कारण ये था कि मेरे परिवार के अंदर भी पहले से ही संघ था। पिताजी संघ की शाखा पर जाते थे और 1971 में 70 में मैंने एमएससी किया था जी। तो 1971 में मैं संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, जिसे प्रचारक कहते हैं जी। के रूप में मैंने प्रस्तुत हुआ। 1975 में मैं पीलीभीत में जिला प्रचारक था जी। तभी आपातकाल लगा। हाँ। और प्रारंभ में जुलाई के अंदर मैं गिरफ्तार हो गया। संघ के जो तृतीय सरसंघ चालक थे जी, मान्य बाला साहेब देवरस जी, उन्होंने कहा कि संघ माने शाखा, आप शाखा जाइए और आप संघ के सदस्य बन गए, संघ के सदस्य बन गए। आज तक हाँ जी, फ्रॉम डे वन, यानी 1925 में संघ की स्थापना हुई, तब से लेकर के किसी भी व्यक्ति के संघ में प्रवेश पर कोई औपचारिकता नहीं की जाती, आप जाइए और बन गए। मेरी जमानत के लिए तो हमारे कार्यकर्ता बड़े सरल सीधे हैं, मुझे उनके बड़े शब्दार्थ नाम भी याद है। एक दद्दा थे, जंग बहादुर दद्दा है नाम था, एक का नाम रमेश चंद जी था। उन्होंने अपने को जमानती के रूप में प्रस्तुत किया कि भाई राजेंद्र जी हैं जेल में, इनको ही हम जमानत लेंगे। अगले दिन उनको भी जेल में भेज दिया। मेरी जमानत तो हुई ही नहीं, मैं तो जेल में रहा ही रहा, उनको भी भेज दिया। ये तो हाल था। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, मेरठ से 3 बार सांसद के रूप में तथा मेरठ को नई पहचान दिलाने वाले ऐसे हमारे सांसद माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। और आज जिस विषय पर हम उनसे बात करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष या शताब्दी वर्ष। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें कि किस तरीके से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आपने क्या क्या अनुभव इन पूरे कालखंड में महसूस किया। देखिए, वैसे तो संघ के संबंध में अधिकृत रूप से बोलने का मेरा अधिकार नहीं है जी, पर क्योंकि मैं स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रारंभ से ही रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, मैं शिशु था तभी से, मैं बाल भी नहीं शिशु, तब से मैं संघ से जुड़ा। कारण ये था कि मेरे परिवार के अंदर भी पहले से ही संघ था। पिताजी संघ की शाखा पर जाते थे। चाचा जी तो पहला प्रतिबंध संघ पर जब लगा, गांधी जी की हत्या का एक झूठा आरोप लगा करके, तो उसमें चाचा जी जेल में गए, तो संघ परिवार में था। तो उसके कारण से ही, और संयोगवश शाखा भी हमारा जो घर था उसके सामने लगा करती थी, तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही, शायद 6-7 साल की उम्र से शाखा जाने लगा था। फिर धीरे 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 प्रारंभिक आकर्षण तो खेल का होता है, लेकिन बाद में जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनसे भी जुड़ाव होता है। और फिर विद्यार्थी जीवन में मैं बढ़ता गया, मेरा संघ का जो अनुभव था वो भी बढ़ता गया, और विभिन्न दायित्वों पर अपनी आयु के हिसाब से मैं उनका भी निर्वाह करता गया। और मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, और मैंने जैसे कहा कि दायित्व भी मुझको क्रमशः उसी अनुपात में मिलते गए। फिर पढ़ने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 1 साल कॉलेज के अंदर पढ़ाया भी, और 1971 में, 70 में मैंने एमएससी किया था जी। तो 1971 में मैं संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, जिसे प्रचारक कहते हैं के रूप में मैंने प्रस्तुत हुआ। और फिर विभिन्न स्थानों पर, आगरा में रहा, महानगर में, पीलीभीत जिला में रहा, मथुरा में रहा, रामपुर में रहा, और फिर पटना में रहा। तो ऐसे में 13 वर्ष तक मैं संघ के प्रचारक के रूप में विभिन्न स्थानों पर मैंने काम किया। और फिर 1984 में मैं वापस आया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। तब भी मेरे पास संघ की जिम्मेदारियां रहीं। तो ये जो एक स्वाभाविक क्रम था जो शैशवावस्था से प्रारंभ हुआ, अपने आप धीरे धीरे बढ़ता गया। और संघ का जो वैचारिक आकर्षण है, संघ के कार्यकर्ताओं का देश के प्रति जो भक्ति भाव है, उसने मुझको इसके अंदर एक तरह से गाइड किया। जी, आपने कहा आप शैशव अवस्था से ही संघ के साथ जुड़ गए, और एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आपने यूज़ की, शाखा। शाखा मतलब ब्रांच।
हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये शाखाएं हैं आरएसएस की सबसे इम्पोर्टेंट और मजबूत कड़ी। इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि शाखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है जी ना। मुझे ध्यान है जी संघ के जो तृतीय सरसंघ चालक थे जी मान्य बाला साहेब देवरस, जी उन्होंने कहा कि संघ माने शाखा, शाखा माने कार्यक्रम। जी यानी उनका ये कहना था कि संघ का कार्य ये अच्छी शाखा के माध्यम से आगे बढ़ता है। जी और अच्छी शाखा 1 घंटे की शाखा होती है, उसमें बढ़िया कार्यक्रम हो, शारीरिक बौद्धिक। हालांकि शाखा संघ का काम 1 घंटे की शाखा से पहले और बाद में भी चलता है, जी लेकिन उसका एक जो प्रकट रूप है वो शाखा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और संघ एक पूर्ण संगठन है, और उसके विभिन्न स्थानों पर जो 1 घंटे की के कार्यक्रम होते हैं, जी नियमित रूप से होते हैं, निश्चित समय पर होते हैं, जी भगवा ध्वज लगा करके होते हैं, जी और उसके सामने स्वयंसेवक खेलते हैं, अपनी आयु के हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, शारीरिक कार्यक्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, और फिर कोई बौद्धिक संरचना के अंतर्गत कोई चर्चाएं होती हैं, भाषण होते हैं। ये जो 1 घंटे का, और अंत में भारत माता की प्रार्थना के साथ शाखा समाप्त होती है। भारत माता नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बड़ी प्रसिद्ध वो संघ की प्रार्थना है। तो ये वास्तव में शाखा जो है ये संस्कार भूमि है जी। और जैसा संघ की स्थापना करते समय पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि भी हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे जी, हिंदुओं का संगठन करेंगे, तो व्यक्ति निर्माण का जो स्थान है वो ये शाखा है जी। वहां से व्यक्ति एक संस्कार लेकर के आगे बढ़ता है जी। और फिर हिंदू संगठन के बड़े काम के अंदर वो अपने को झोंकता है जी। तो शाखा का ये महत्व है जी। आपने कहा खुले में शाखाएं लगती हैं, बौद्धिक विचार आगे बढ़ाए जाते हैं, व्यायाम किए जाते हैं, खेला जाता है, लेकिन फिर भी इस संगठन पर ये आरोप भी है कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सीक्रेट कैसे है? और हमेशा इसकी कह सकते हैं इसकी विचारधारा को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है जी। यानी इसकी सदस्यता ओपन है जी। आप शाखा जाइए और आप संघ के सदस्य बन गए, संघ के स्वयंसेवक बन गए आज तक। हाँ जी। फ्रॉम डे 1 यानी 1925 में संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के किसी भी व्यक्ति के संघ में प्रवेश पर कोई औपचारिकता नहीं की जाती, आप जाइए और बन गए, खुले में कार्यक्रम चलते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब संघ की स्थापना हुई तो अंग्रेजों का शासन था जी। और डॉक्टर हेडगेवार खुद क्रांतिकारी रहे, कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस में उन्होंने काम किया, 1921 में जेल में गए, 1931 में जेल में गए, तो उसके कारण से स्वाभाविक रूप से संघ की गतिविधि डॉक्टर हेडगेवार ये सरकार की निगाह में रहती थी और इसलिए उन्होंने ऐसा करा और बहुत हल्ला गुल्ला करके काम नहीं करते, तो काम खुले में थे, परंतु अपना एक काम ठीक से होता चले, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं वो उसमें ना है, तो हम लोग अपना साइलेंटली काम करते थे, गोपनीयता उसमें कुछ नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों का विरोध शुरू में रहा। फिर इसके बाद जब देश की आजादी मिली तो संयोग है, मैं उसको दुर्भाग्य बड़ा भारी शब्द हो जाएगा, तो जिस प्रकार की सरकार देश के अंदर आई उसके स्वभाव में संघ विरोध था, हिंदुत्व विरोध था। और आप देखें गांधी जी की हत्या में किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, परंतु नेहरू जी ने आरोप लगाया ये, अटल जी वो सरदार पटेल उसका विरोध करते रहे। अब कई बार लोग कांग्रेस के लोग कहते सरदार पटेल तो गृह मंत्री थे, अरे भाई प्रधानमंत्री के फैसले से गृह मंत्री कैसे एकदम से अलग को जाएंगे, लेकिन सरदार पटेल समझते थे बातें। अब वो लंबा विषय है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी इसी प्रकार का विषय चलता रहा, संघ पर प्रतिबंध रहा, संघ के स्वयंसेवकों को सरकारी नौकरियों में आने पर प्रतिबंध लगाया। जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताता हूँ कि देश के आज़ादी के बाद बाकायदा संघ को कांग्रेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। संघ ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल के अंदर संगठन के नाते नहीं जाते हैं, हमारा इंडिविजुअल समझे वो कहाँ जाए वो उसकी छूट है। तो ऐसा जो सारा वातावरण था उसमें से मैं समझता हूँ कि ये गोपनीयता का या अन्य इस प्रकार का एक छवि बनाने की कोशिश हुई, अन्यथा संघ पूरी तरीके से खुले मैदान में खुले कार्यक्रमों में काम करने वाला संगठन रहा है। और अनेक बार अब पूजनीय गुरु जी जो हमारे द्वितीय सरसंघ चालक थे उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई, किसी दिन आपने शाखा देख लो हम क्या करते हैं, क्या हमारे क्या विषय रहते हैं। आप भी 21 महीने जेल में रहकर आए हैं, वो क्या किस्सा है? नहीं बस वो क्या है, 1975 में मैं पीलीभीत में जिला प्रचारक था तभी आपातकाल लगा। और प्रारंभ में जुलाई के अंदर मैं गिरफ्तार हो गया और अंत में यानी इमरजेंसी हटने के बाद
अप्रैल में सरकार बन गई थी, उसके बाद मुझको जेल से मुक्त जी। किया गया। तो लगभग पौने 21 महीना, 1 सप्ताह कम मैं जेल के अंदर रहा। जी। और जेल के अपने अनुभव है। हाँ जी, हाँ, कुछ एक साझा तो करें हमारे हाँ, साथ। जरूर जरूर। जी। अब जैसे शुरुआत में बड़ी सख्ती रहती थी, हमसे कोई मिलता नहीं था, मतलब मिलने नहीं दिया जाता था। परंतु था क्या कि ये जो आंदोलन था, इसमें सामाजिक क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित लोग संघ से जुड़े हुए थे, तो वो भी जी। इसमें आते थे। जी। तो मैं एक बात में, तो हमारे जो जिला संघ चालक थे डॉक्टर फतेह सिंह जी, जी। वो बड़े प्रख्यात विद्वान थे ओके। और प्राच्य विद्या की वो एक्सपर्ट माने जाते थे। हड़प्पा की जो लिपि है उसके ऊपर उन्होंने शोध किए थे। तो वो आए जेल के अंदर, आंदोलन करके आए, वो जिला संचालक जी थे। जी। और संयोगवश हमारा जो जेलर थे वो एमए हिस्ट्री थे, अरे वाह। तो वो उनके बारे में जानते थे, डॉक्टर फतेह सिंह जी के बारे में। तो उनको जब पता लगा डॉक्टर फतेह सिंह जी आए, वो तो एकदम से आए, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, बातचीत तो कराई जो भी हुई। फिर तब उसको लगा कि ये जो आरोप, मिथ्यारोप जो लगा रखा है संघ के ऊपर, वो उन्होंने खुद ही बताया बाद में। जी। हमने जब ये पूछा कि भाई आप मिलते जुलते नहीं थे, मिलने जुलने नहीं देते थे, बोले साहब रोज सर्कुलर आता था केंद्र सरकार की तरफ से, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये सत्ता पलटना चाहते थे, इनसे संपर्क मत रखिए। हमें लगता है कि सब झूठ बात है, डॉक्टर फतेह सिंह जी को देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं। जी। तो शुरुआती कठिनाई ये रही है। जी। और बाद में देखिए जनता, अधिकारी भी समझ गए थे, लेकिन कुछ अति उत्साही लोग रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, पहले तो हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, फिर हम अपनी ही सरकार में प्रतिबंधित किए गए, हमें जेल में डाला गया, हमारी विचारधारा को नहीं समझा गया, और जैसा भी आपने किस्सा सुनाया, तो ये आपको कभी उस वक्त ऐसा नहीं फील होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं और ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, बहुत दुख होता था इस चीज का। जी। और हम तो आज भी, अभी 3 दिन पिछले सप्ताह जी। पूजनीय सरसंघचालक जी का 3 दिन का संवाद का कार्यक्रम हुआ है। जी। यानी हम तो कहते हैं आपके साथ हमारी, आपकी हमारे साथ असहमति हो, इस समय कोई ऐतराज नहीं, हो सकती है, जी। परंतु हमको देखो तो सही, समझो तो सही, जो चीज है ही नहीं उसका आरोप हम पर लगा रहे हो। जी। अब देखिए जैसे ये बात है, मुझको समझ में नहीं आता था, मैं जेल में था। जी। अब मैं शुरू में डीआईआर के अंदर था, बाद में मुझ पर मीसा लगा दिया गया। डीआर में जब मुझको दोषमुक्त घोषित कर दिया गया, आरोप क्या लगे थे, यही कि मैं तार काट रहा था, मैं रेलवे लाइन, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। और इसी प्रकार के आरोप, स्टीरियोटाइप सब पर लगा रखे थे। खैर जो भी है, तो उसमें मेरी जमानत के लिए तो हमारे कार्यकर्ता बड़े सरल सीधे जी। जी। हैं, मुझे उनके बड़े श्रद्धा से नाम भी याद है। एक दद्दा थे, जंग बहादुर दद्दा है नाम था, एक का नाम रमेश चंद जी था। उन्होंने अपने को जमानती के रूप में प्रस्तुत किया कि भाई राजेंद्र जी हैं जेल में, इनको ही हम जमानत लेंगे हम। अगले दिन उनको भी जेल में भेज दिया। मेरी जमानत तो हुई ही नहीं, मैं तो जेल में रहा ही रहा, उनको भी भेज दिया। ये तो हाल था। ये यानी इतना ऐसा तो हाल, यदि कहेंगे भाई हम कौन हैं, आप तो जानते हो, आपने एफआईआर झूठी लिखाई है, बट यू नो कि हमने ऐसा किया है कि नहीं किया है। जी। वहां से हाँ, तो ये बड़ी चिंताजनक बात थी। और वास्तव में देखिए, हम जो कहते हैं कि लोकतंत्र का काला अध्याय है, वो बहुत लंबा विषय है कि इसमें कोई लोकतंत्र की चिंता थी, केवल अपनी कुर्सी की चिंता की वजह से। अरे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, आप मान लेते, कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता। मैंने कहा कि लंबा विषय है, उसके कारण से पूरे के पूरे विपक्ष को, पूरे मीडिया को, पूरे के पूरे सब चीजों को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, उनको कुचलने की कोशिश की। ये बड़ा चिंताजनक था। जनता ने इसका संज्ञान लिया। और आप देखिए कि ठीक है, संघ की भूमिका सबसे बड़ी थी। संघ माने संघ के अंदर जितने और संघ के संसदों द्वारा चलाए जाते संगठन है, चाहे वो जनसंघ उस समय था, या विश्व हिंदू परिषद था, या अन्य कुछ संगठन थे, सभी ने उसके अंदर योगदान किया, विद्यार्थी परिषद था। लेकिन कुल मिलाकर के जनता ने भी समझा, और 1977 के अंदर एक नई सरकार इंदिरा जी को हराते हुए बनी। जी बिल्कुल। आपने काला अध्याय भी देखा, और आज जो सरकारें सेंटर में हैं, जो कार्य कर रही हैं, वो फिर से हिंदुज़म को आगे बढ़ा रही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि हिंदुज़म इज़ ओनली द सल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स जो भी वर्ल्ड में चल रही है, जितनी उठापटक चल रही है पूरे विश्व में, और ऐसे संगठन जैसे आरएसएस है, वो कैसे एक सल्यूशन बन सकते हैं? 80 से ज़्यादा देशों में कार्य करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं संघ के नाते बहुत अधिकृत नहीं हूँ मैं, लेकिन तो भी जो मेरी समझ है, देखिए एक तो खैर हम इज्म वगैरह तो नहीं कहते, लेकिन चलिए आजकल की भाषा वो शब्द भी चलता है, चलिए हमें कोई बहुत ऐतराज नहीं है। हाँ जी। देखिए हमें ये लगता है, हमारी ये आस्था है, और इसको कोई चैलेंज करे तो हमें खुशी होगी। कोई कहे कि नहीं आपकी बात गलत है, केवल आप नहीं है, और भी लोग ऐसे हैं जो इस ढंग से सोचते हैं।
आस्था हमारी ये है, जानकारी हमारी ये है कि आज दुनिया के अंदर सारी दुनिया का, सारे मानव का विचार करने वाला यदि कोई दर्शन है, हाँ जी, तो वो केवल हमारे पास है। हम्म, और वो दर्शन केवल बुक्स में नहीं है, जी, हमने उसको प्रैक्टिस किया है। हम्म, जैसे हमारे, देखिए, हम सोने की चिड़िया भी कहलाते थे, हम आर्थिक दृष्टि से बहुत समर्थ थे, जी, हम विद्या के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे। हमारे जी। विश्वविद्यालय, चाहे वो नालंदा हो, विक्रमशिला हो या तक्षशिला हो, जी। दुनिया भर के लोग हमारे साथ शिक्षा लेने आते थे। जी। यानी जीडीपी के अंदर, अभी धर्मपाल जी की एक किताब है, अंग्रेजों से पहले का भारत, हाँ द जी। ब्यूटीफुल ट्री, हाँ। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है आंकड़ों के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ उल्लेख किया है कि दुनिया की जीडीपी के अंदर हमारी हिस्सेदारी 25% थी। जी, हम समर्थ राष्ट्र थे। हाँ जी। सब प्रकार के हमारे जो चोल साम्राज्य है या कृष्णदेव राय हैं या अशोक, यहाँ चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, चार, सबके बड़े प्रभावशाली साम्राज्य थे। जी, लेकिन इससे सबके बाद भी हमने अपनी संस्कृति का विस्तार तो किया। जी, हम यूएस तक गए, वहाँ हिंदू संस्कृति के अंश दिखते हैं। ये जो साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है, सब में दिखते हैं। हाँ जी। परंतु हमने कभी किसी देश को जीता नहीं, हम्म, हमने किसी देश के ऊपर अपना झंडा नहीं गाड़ा। अब प्रसंग तो अलग है, हम वहाँ भी गए, लंका भी हमने जीती रावण की, हाँ। तो वो तो हिंदू ही था, रावण जी। कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उसको भी कहा कि न में लक्ष्मण रोचते अभी स्वर्णमयी लंका, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो भाव है हमारा, ये स्थायी भाव है। सारी दुनिया हमारा परिवार है, विश्व बंधुत्व का हमारा भाव है। जी। तो हमने केवल दर्शन में इस बात को नहीं कहा है, उसको हमने इस जीते। बात को प्रैक्टिस किया है। हमारी गुडविल है जी। कि हमने किसी को मारा नहीं, काटा नहीं कि तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो तो हम तुमको जो है नहीं जीने देंगे। तो आज यदि बहुत सारे विषय, चाहे पर्यावरण का विषय हो, हाँ जी। चाहे विविधता को मैनेज करते हुए, विविधता में जो विभिन्न विचार हैं, विभिन्न खान पान है, विभिन्न शैलियां हैं, उनको आदर करते हुए साथ लेकर के चलने का यदि संस्कार, यदि व्यवस्था कहें तो हिंदू के पास है। जी, तो हमें इस बात का अभिमान है, परंतु हम ये चुनौती देते हैं। आपसे बात हो रही है, कोई विद्वान, विश्वविद्यालय के अंदर कोई विद्वान हो, वो बताएं, ढूंढ करके बताएं कि किसी अन्य देश के अंदर, किसी अन्य संस्कृति के अंदर ये विचार हो। हमें खुशी होगी कि हमारा एक साथी मिला। नहीं है तो फिर हम ही हैं, लेकिन हम ही हैं। तो दुनिया के कल्याण के लिए यदि ये जो तबाही प्राकृतिक रूप से हो रही है, हाँ। तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, आप मातृभाव नहीं रखोगे पृथ्वी के प्रति, आप कैसे बचोगे आप? और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघी जो हैं उनको सिर्फ हम शाखाओं में नहीं देखते हैं। एक्चुअली जब डिज़ास्टर आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो खड़े होते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे कांवड़ के टाइम पर, तो वहाँ पर वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे और वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं। उन सब चीज़ों को क्यों नहीं सराहाया जाता है? इसके साथ साथ अभी नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है और उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके विरोध में भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए, उसका कारण मुझे ये लगता है हम्म, कि देखिए, देश में मैकॉले ने एक शिक्षा पद्धति हाँ, लागू की, जी, उसका अपना एक एजेंडा था। जी, उसके एजेंडे के दो हिस्से हैं। हम्म, एक तो ये कि हमारे देश के लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के विषय में, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, विचार पद्धति, उसके विषय में एक अनादर पैदा हो, अश्रद्धा पैदा हो। जी। एक तो उद्देश्य ये था। और दूसरा ये था कि शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे लोग निर्मित करें जिनको काले अंग्रेज कहा जाता है, हाँ। जो संस्कार से अंग्रेज होंगे, शरीर से केवल यहाँ के भारतीय जी। होंगे। उन्होंने किया, तो उसका परिणाम देखा जाए तो अब तक चला आया। बिल्कुल। और देखिए, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ कि इस शिक्षा पद्धति को प्रभावशाली रूप से बदलने का काम तब प्रारंभ हुआ जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। वो NEP 2020 उसके बाद आई, जिसके अंदर ये हुआ कि भाई नैतिकता की भी वो हो, हमारी बात भी हो। अब किस प्रकार से इतिहास को लिखा गया है, यानी हैरत होती है। जी, 2 बच्चों को, गुरुपुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं है। और आप तब भी चिनवाने वालों को नाम पर सड़कें बनवा रहे हो। सड़कें बनवा। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है आपका? आप कैसे सोचते हो? बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर बना हुआ, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय फूंक डाला। तो ये जो कुसंस्कार कह लीजिए, शिक्षा पद्धति का जो दोष था, उसमें हम चलते आए और उसमें परिमार्जन शुरू हुआ, देखा जाए तो प्रभावशाली ढंग से 2014 के पश्चात। थोड़ी कुछ वोट बैंक की राजनीति है, जी, जो जिसने देश को ग्रस्त कर रखा है, ग्रसित कर रखा है, उसने सबको नुकसान पहुंचाया है। तो मैं समझता हूं कि इन सब कारणों से ये समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लोगों के ध्यान में आ रहा है। और संघ के विषय में भी अब लोग थोड़ा जानने लगे हैं, जो उसके सेवा कार्य हैं। देखिए, जो बात मैंने प्रारंभ में कही आपको
कि संस्कार देना हमारा संघ की शाखा पर ये हमारा उद्देश्य होता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जैसा कहा, ये संस्कार का संस्कार है देशभक्ति का। आप अपना काम करते हो, परिवार का काम करते हो, उसी ढंग से देश का भी काम करो, ये संस्कार शाखा से मिलता है। इसलिए कहीं भी कोई विपत्ति आएगी, कहीं कोई संकट आएगा तो हम लोग बढ़ेंगे जी। तो हम लोग स्वाभाविक रूप से संघ के जो स्वयंसेवक हैं, जब कभी भी संकट आया, 1948 में विभाजन के समय लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए, तब हो या कोई भी हो, हम हमेशा सक्रिय रहे जी। संस्कार और परिवार की बात की आपने। संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं और परिवार को महिलाएं चलाती हैं। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं इन दोनों का भी ध्यान रखता है, बालकों का भी और माताओं का भी? नहीं, देखिए संघ और की, क्या वो भी जाते हैं शाखाओं संघ की शाखा में तो जो स्वयं शाखा होती है उसमें बालक ही आते हैं। मैं खुद ही अपना उदाहरण हूँ, मैं छोटी आयु से जुड़ा और हम लोग शिशुओं के पथक चलते थे। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की शाखा प्रारंभ की तो बच्चों से एक प्रकार से प्रारंभ की, तो उन पर तो हमेशा हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि संस्कार देने की दृष्टि से वो सर्वाधिक उपयुक्त आयु है। अब शाखाओं के अलावा भी हम विभिन्न प्रकार से नौजवानों को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, शुरू में ही मुझे वर्ष ध्यान नहीं है, तभी राष्ट्र सेविका समिति का गठन हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उनसे बात करके कि महिलाओं के अंदर भी इस प्रकार का काम हो, वो चला। तो राष्ट्र सेविका समिति इसी प्रकार की वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के वो आगे बढ़ती है, महिलाओं के बीच में काम कर रही है। हालांकि अब संघ के जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, शाखा पर जरूर भाई उनकी शाखा अलग है, पुरुषों की शाखा अलग है, वो अलग अलग है, लेकिन कार्यक्रमों के अंदर आना जाना रहता है, विचार विमर्श होता है और उसके अंदर उनका योगदान भी रहता है जी। मेरा अगला सवाल ये है कि नेगेटिव नैरेटिव जो मीडिया सेट करती है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, या फिर जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसको किस तरीके से हम शिक्षित कर सकते हैं या आगाह कर सकते हैं कि ये हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है, हमारे साथ मिलकर ही, हमारे बीच बैठकर ही हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे बच्चों को बरगलाते हैं। तो मीडिया उसमें किस प्रकार का पॉजिटिव एंगल फिट कर या पॉजिटिव तरीके से न्यूज़ देकर अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को सही रास्ता दिखा सकती है? देखिए, ये तो जी सतत चलने वाला कार्य है जी। जिस प्रकार से वो निगेटिविटी निर्माण करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही हम पॉजिटिविटी निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि यदि जितना बड़ी चुनौती है, उतना ही अधिक एफर्ट हमको करना पड़ेगा। आज इसमें कोई शक नहीं है, दो कारणों से। एक तो कल्चरल वैल्यूज की दृष्टि से हिंदुत्व के विषय में, हिंदुत्व के नवोन्मेष जो हो रहा है उसके संबंध में लोग शंकित हैं। जो लोग जो है देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम रिलीजन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हमारी वो सोच नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की है कि भाई ये हो जाए वो हो जाए, उनको लगता है कि हिंदुत्व उनके मार्ग में बाधा है। एक तो ये विषय है। दूसरा क्या है कि हिंदुत्व के इस विचार को लेकर के देश की जो राजनीति है वो भी आगे बढ़ रही है, विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे से ऐसा लग रहा है कि जैसे देश जाग गया हो। तो जो लोग हमको सुपर पावर बनते हुए नहीं देखना चाहते, उनको भी लगता यह है कि यदि हमें भारत को रोकना है तो कहीं न कहीं उसका जो वैल्यू सिस्टम है, जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमको हमला करना पड़ेगा। तो ये सब ताकतें मिल करके, उनके पास साधन बहुत हैं, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमें भी उसी प्रकार से निरंतर मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया में सोशल मीडिया का बड़ा भारी महत्व है, उसके माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हमें इन बातों को समझाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सत्य की अपनी जो शक्ति होती है वो हमारी मदद करेगी। झूठ के पाँव नहीं होते, बड़ी पुरानी कहावत है। वो झूठ के साथ है, वो कितना भी ताकत लगाएंगे वो अंततः पराजित होंगे, परंतु हमें भी उसके लिए सतत निरंतर प्रयास करना पड़ेगा जी। एक और बड़ा सवाल और चर्चा जो आजकल चल रही है वो डेमोग्राफिक चेंज की आ रही है। अभी मोहन भागवत जी ने भी ये कहा कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो है हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हर हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देना ही चाहिए परिवार में। और बड़ा साइंटिफिक उन्होंने एक लॉजिक दिया कि जहाँ 3 बच्चे होते हैं वहाँ बच्चे भी मैनेजमेंट सीख जाते हैं और माँ बाप के लिए भी ठीक है। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये एक चैलेंज है, या अगर हम अपनी बात पर अड़े रहें या टिके रहें तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई व्यक्ति
किसी पूजा पद्धति को स्वीकार करे, इससे हमें कोई संकट नहीं होता जी। हम हमेशा उसकी छूट देते हैं। और हमारे लिए एक प्रकार से वो कभी महत्व का रहा ही नहीं। आपको मैं बड़ा रोचक उदाहरण आपने शायद सुना होगा, भगिनी निवेदिता जब स्वामी जी की शिष्या बनी तो उन्होंने कहा कि शुड आई कन्वर्ट टू हिंदुइज्म, बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे भी काम कर सकते हैं। हमारी सोच है ये, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हमें फर्क तब पड़ता है जब कुछ लोग एक योजना के आधार पर, एक दारुल हरब की कोई योजना उनकी है, गजवाए हिंद की उनकी योजना है जी, बिल्कुल। उसके आधार पर जब विस्तार करते हैं, चाहे वो जनसंख्या का विषय हो और चाहे वो घुसपैठ का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे कन्वर्जन का विषय हो, तो ये जो तब हमको चिंता होती है। और उसके अंदर दुर्भाग्य ऐसा है कि देश की आज़ादी के बाद से, खास तौर से जिससे उसको आज़ाद हो जाना चाहिए था, जिस रोग से वोट बैंक की राजनीति, उसके अंदर देश फंस गया। तो उसमें से इन चीज़ों को प्रश्रय मिला, डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहे हैं। तो ये जो सारे विषय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन विषयों से देश का मूल चरित्र जुड़ा हुआ है। मूल चरित्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो हिंदुत्व का दर्शन, सबको साथ जीने की का रास्ता दिखाता है, वो जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सब दलों को भी विचार करना चाहिए कि केवल नारों से बात नहीं बनेगी। अंततः आपका भी जो अस्तित्व है वो संकट में आ सकता है। आपकी जो आज़ादी है, लोकतांत्रिक जो आपकी आज़ादी है, वो संकट में आ सकती है। जैसा अन्य स्थानों पर हुआ है जहाँ डेमोग्राफी बदली, आगे देश का विभाजन क्यों हुआ? देश का विभाजन केवल इसलिए हुआ कि कुछ स्थानों पर ऐसे लोग बहुत संख्या में पहुंच गए थे जो इस देश के प्रति हिंदू जैसा प्यार नहीं रखते थे। उन्होंने बंटवा दिया देश को, या देश की आज़ादी और कश्मीर से आकर कुछ वर्ग को क्यों आना पड़ा? तो इन बातों को, तथ्यों को समझ करके सारे देश को इस पर विचार करना चाहिए और तदनुसार अपनी दिशा जो है वो तय करनी चाहिए। जी, एक और आरोप लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, वो ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चलाती है। कितना सच है इसमें? नहीं नहीं, भाजपा, देखिए बड़ा मजेदार सवाल है। इस बार के प्रश्नोत्तर में तो नहीं, मुझे ध्यान 2018 में भी पूज्य सरसंघ चालक जी ने ऐसा एक कार्यक्रम किया था, संघ ने किया। हाँ जी, 2018 में। उसमें एक ने पूछा उनसे कि भी आप संगठन मंत्री भाजपा में तो देते हो और किसी दल में क्यों नहीं देते? आप बोले ले लें, हम दे देंगे। सवाल ये है, देखिए एक हमारा विचार है और वो विचार सुस्पष्ट है, वो सब प्रकार से मान्यता प्राप्त है। हम कुछ संकीर्ण विचार को लेकर के नहीं चल रहे जी। सरसंघ चालक जी के बारे में डीएनए हम सबका एक है। हमें बराबर कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुस्लिम, उसके पुरखे वो यहीं के हैं। हम इतना बड़ा मन लेके चलते हैं, हम अपन में व्यवहार में उसी ढंग का आचरण करते हैं। कहीं वो दादरी के अंदर कांड होता है तो हम ये नहीं विचार करते कि मरने वाले, उसमें तकलीफ पाने वाले मुस्लिम हैं, हम सहायता करते, स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये हमारी सोच तो यही है ये। लेकिन इसके बाद भी यदि आप ये बातें करते हो, इस प्रकार की बातें कहते हो, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए प्रारंभ में ही संघ की ये सोच रही, जिसको पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी इस बार कहा कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ के स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जो जिसमें जरूरत है उसमें जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी गए, संघ के स्वयंसेवक के नाते विचार विमर्श होता है। वो मुझसे विचार करेंगे, वो किसी अन्य संगठन में कोई स्वयंसेवक काम कर रहा है, मूलतः तो स्वयंसेवक ही हम, उनसे विचार विमर्श करेंगे। हम सलाह भी देंगे, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। और ये ऐसा नहीं ऐसा कर लो ये केवल भाजपा के लिए नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद के लिए, मजदूर संघ के लिए, या विद्यार्थी परिषद, सबके लिए है। हमको लगता है किसी को आपस में, विद्यार्थी परिषद वालों को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद में कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए, वो बता सकते हैं। निर्णय करने का अधिकार उस संगठन को है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उस संगठन की मर्यादा को, उस संगठन की कार्य पद्धति को वो ही जानते हैं। इसलिए डे टू डे वर्किंग में, किसी भी संगठन की वर्किंग में संघ हस्तक्षेप नहीं करता। संघ के स्वयंसेवक के नाते हम लोग विचार विमर्श करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने इसी प्रकार का उत्तर दिया है, मैं उसी को कोट करते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ। जी, अभी आपने विद्यार्थियों की बात की, विद्यार्थी परिषद है। आज के समय में जब हेडगेवार जी ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की थी, उस वक्त भी उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता ली थी, और आज भी हमारा यूथ विद्यार्थियों के रूप में ज़्यादा है। तो उनका रोल आज क्या है नेशन को बिल्ड करने में, आइडियोलॉजी को बिल्ड करने में, या फिर इस देश को बचाए रखने में? नहीं, देखिए हमेशा युवा का जो कर्तृत्व है
जी। वो एक उच्च स्तर का होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जी। व्यक्ति का इनिशिएटिव भी कमजोर होता है, इनोवेशन भी उसमें कमजोर होता है, उसका श्रम करने की क्षमता भी कम होती है, जी। उत्साह भी कम होता है, चुनौती स्वीकार करने और चुनौती देने की क्षमता भी, प्रवृत्ति भी कम होती है। तो युवा है, इसीलिए जो समाज को बदलता है, समाज की दिशा बदलता है, हमेशा किया गया, उसके हजारों उदाहरण है। अब वो चाहे भगत सिंह का हो, चाहे अन्य सबका हो, सब लोग जो है वही 30 के से कम की उम्र में, 20 से 30 की उम्र में उन लोगों ने बड़े बड़े काम कर डाले। तो ये स्वाभाविक रूप से होता ही है। और हमारा भी शुरू से ध्यान युवाओं के ऊपर रहा। एबीवीपी तो खासतौर से युवाओं का ही संगठन है, क्योंकि विद्यार्थी सब युवा ही होते हैं। तो आज भी ध्यान है, और हम ये मान के चलते हैं कि युवाओं को संस्कारों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से जब तक हम देश के निर्माण के काम में नहीं लगाएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा संघ की स्थापना से लेकर के आज 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तब तक ये जो एक विशेषता है संघ की, ये निरंतर बनी रही है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, नरम दल और गरम दल, इसमें से अगर आप कुछ धूल हटाना चाहें और हमें ज़्यादा बताना, विस्तार से बताना चाहें। कोई नरम दल गरम दल नहीं है जी। ये लोगों के अपने कल्पनाएं हैं, लोगों के अपने वो हैं। विश्व हिंदू परिषद विश्व भर के जो हिंदू हैं उनके बीच में हिंदुत्व के वैशिष्ट को पहुंचाना, उनको मूल सांस्कृतिक भाव से जोड़े रखना, ये उसका काम है। विभिन्न तरीकों से वो करता है। और फिर मैं बता रहा हूँ इसके विषय में, तो विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सब प्रकार से हिंदू समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उनको भी हैं विकृतियां, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कहीं वो चाहे वो छुआछूत हो या अन्य चीज़ों, आज भी वो समाप्त नहीं हुई है। तो संघ कुल मिलाकर के भी उसमें सक्रिय रहता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद हमारी जो अन्य सब चीज़ें उनको भी लेकर के चलता है, तो उसी के लिए समर्पित है वो। हाँ, और मैं अब जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन का आंदोलन हुआ, देश की आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, वो उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो लेकिन किसी भी प्रकार के नरम गरम की कोई बात नहीं। विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, संघ के स्वयंसेवक साधारणतया उसका संचालन करते हैं, सब लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो बातें, जो संघ को नहीं छोड़ता कोई, मिथ्यारोप लगाता है, बिना समझे आरोप लगाता है, बगैर पढ़े आरोप लगाता है, तो फिर विश्व हिंदू परिषद को कैसे छोड़ देंगे ये लोग। जी। अभी मथुरा, काशी और अयोध्या को हिंदू सिटी डिक्लेयर करने की बात चल रही है, तो कुछ लोग इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं कि क्यों, और इसी देश में हम इतना इनसिक्योर फील करते हैं बीइंग हिंदू कभी कभी, कि हम हिंदू हैं लेकिन हमें बार बार अपना झंडा उठा के चलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, जब हम किसी और को कोई भी पूजा पद्धति करने से रोकते नहीं हैं, तो वो हिंदुओं के साथ क्यों हैं? और अगर ये धार्मिक सिटीज़ हैं और उनको हिंदू सिटीज़ डिक्लेयर भी कर दिया जाए, तो उसमें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की आवश्यकता होती है। जी। जो हिंदुत्व का मूल विचार है कि हम, वो सर्व समावेशी विचार है, सबको साथ लेकर के चलता है। जी। तो उसमें ये चीज़ें कहीं ये फिट भी नहीं होती हैं। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कोई शहर हो जाए या कोई प्रदेश हो जाए, हम थियोक्रेटिक स्टेट या थियोक्रेटिक सिटी, जैसे रोम हो गया, ये वेटिकन हो गया, ऐसे इस सोच के हम हैं ही नहीं। जी, बिल्कुल। हमारे लिए हिंदुत्व का मतलब ये है, मैं अगेन फिर मैं अपने प्रारंभ में कही हुई बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं वैसा संघ के नाते बोलने के लिए दिक्कत नहीं हूँ, परंतु अभी मुझे सरसंघचालक जी ने भी कहा, तो उस नाते मैं कह रहा हूँ, हिंदुत्व का अर्थ यह है कि जो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है, स्वभाव रखता है, सोच रखता है, वो हिंदू है। जी। कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जीवन पद्धति का हो, लेकिन वो जो सबके साथ सब रहे और उसको, और वो हिंदू है जो सबको साथ लेकर के चले। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग रहें, कोई स्पेसिफिक, कोई सिटी, कोई कॉलोनी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आपसे बात कर कर, आपके विचार जानकर ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं चाहते कि वेटिकन सिटी टाइप्स हमारी कोई सिटी बने। तो ये विचार बचपन से ही आपके अंदर आया है, और हाँ, उसमें आरएसएस का बड़ा रोल रहा होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये है कि अब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आगे के लिए क्या योजना है?
देखिए, संघ के नेतृत्व ने सब तय किया है, पंच परिवर्तन का विषय किया जी है तय। जी वो जी। सब जगह आ रहा है और साल भर कार्यक्रम चलेंगे। अभी 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन 100वां वर्ष शुरू होगा। जी हम वर्ष भर कार्यक्रम चलाएंगे। जी। हमारी कोशिश ये है कि हम प्रत्येक परिवार तक, प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुँचें। वो परिवार प्रबोधन का काम हो, वो पर्यावरण का काम हो, वो जो है एक अच्छे नागरिक के नाते व्यवहार करने की बात हो, वो यानी बहुत सारे विषय उसके अंदर, पांच परिवर्तन के अंदर जुड़े हुए हैं। वो हम सब उनको करेंगे जी और एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और संघ का विचार सब तक पहुंचे। जो हमारे विरोधी हैं उनको भी हम कहेंगे कि जरा संघ को देखिए, जी समझिए। जी। तो ये प्रयास इस वर्ष में चलेगा और निश्चित रूप से संघ का जो उद्देश्य है उसको हम क्रमशः और अधिक पूरा करने में सफल होंगे। हमारे पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने बड़ी बेबाकी से अपने सभी विचार हमारे साथ साझा किए और इस विजयदशमी को हम सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि इस विजयदशमी यानी 2 अक्टूबर को सर का जन्मदिन भी है। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अपने विचार आपने हमारे साथ साझा किए।